मैं हैरत से अपनी माँ को देख रही थी, जो एक बार फिर आईने के सामने खड़ी खूब सनार रही थी। मैं जो उम्मा से कुछ पूछने के लिए उनके कमरे में गई थी, एकदम हैरत ज़दा रह गई थी। मुझे देखकर उम्मा भी चौंक उठी और कहने लगी, यहाँ क्यों आई है, कमरे में जाकर सूती क्यों नहीं। उम्मा के अंदाज में ब्रहमी थी। मैंने एकदम उम्मा को और भी हैरत ज़दा नज़रों से देखा। ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया था कि जिसकी वजह से उम्मा को गुस्सा होता। मैंने आहस्तगी से पूछा, उम्मा क्या हो गया है? मैं तो पूछने के लिए आई थी कि अबा का फ़ोन आया है या नहीं। दरअसल उस सुबह से मेरी अबा से बात नहीं हुई। उम्मा ने एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी, नहीं उज तेरे अबा का फ़ोन नहीं, या कल सुबह मैं खुद फ़ोन करूंगी तो तेरी बात भी करवा दूंगी। अब जा और कमरे में जाकर सो जा। मुझसे रहा न गया तो मैंने पूछा, उम्मा तो इतना तैयार क्यों हो रही है, वो भी रात के? उस पहर मेरी नज़र घड़ी पर ठहर गई जो 11 बजा रही थी। आमा कहने लगी, क्यों क्या मैं तैयार नहीं हो सकती? मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अच्छे कपड़े पहनो तैयार हूँ। क्या ज़रूरी है कि तेरा अबा यहाँ नहीं है तो मैं बैठकर तेरे अबा की याद में इंसु ही बहाती हूँ रहूँ? आमा के लहजे में तलखी से घल गई थी, जैसे मेरा सवाल उन्हें बड़ा लगा हो। मैं फौरा उम्मा के करीब गई और उम्मा के बाजों में लपट गई। अरे मेरी प्यारी माँ, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो हैरान हो रही थी कि कहीं जाना तो नहीं है, फिर इतनी तैयारी क्यों है? अगर आपको तैयार होने का दिल चाह रहा है तो अब तैयार हो सकती है। मेरी बात सुनकर उम्मा के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट हो गई। कहने लगी कि तेरा अबा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे तो अरमान है ना। मेरा दिल चाहता है कि मैं तैयार हूँ, बस इसीलिए रात के वक्त तैयार हो जाती हूँ। तो अब मेरी फिक्र न कर और कमरे में जाकर सो जा, पता है ना कि कल से इम्तिहान शुरू हैं। उम्मा की बात पर मैंने हाँ में सर हिलाया और कमरे से निकलने लगी तो उम्मा ने पीछे से आवाज़ दी और कहने लगी, अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, कल सुबह मैं खुद तेरे अबा से बात करवा दूंगी। इम्मा की बात पर मैंने हाँ में सर हिलाया और कमरे में आकर अंदर से दरवाज़ा बंद करके पढ़ाई करने बैठ गई। लेकिन पढ़ाई में मेरा दिल न लगा। मुझे बार बार अबा की याद सजा दी थी। अबा को देखे कितने साल गुजर चुके थे। मैं कोई 3 साल की थी जब अबा मुझे छोड़कर कुवैत चले गए थे, और अब इस बात है कि को 10 साल गुजर गए थे। मैं 13 साल की हो चुकी थी, लेकिन अबा अभी तक वापस नहीं लौटे थे, और न जाने उनका वापस होने का इरादा था भी या नहीं। बस वो पाबंदी से फ़ोन करते, मेरी खैर खैरियत पूछते और फ़ोन बंद कर देते। उससे ज़्यादा तो अबा मुझसे बात भी न करते थे। उम्मा से भी उनकी बातचीत बस इतनी सी ही थी, लेकिन अबा रोज़ाना पाबंदी से फ़ोन ज़रूर करते थे। मैं यूं ही आंखें बंद किए अबा के बारे में सोचने लगी। मैं तसव्वुर की ओंख से अपने अबा को देखती कि वो घर वापस लौट हुए हैं और मेरे और उम्मा के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दरअसल मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि अबा वापस लौट आएं। मेरा दिल चाहता था कि मैं अबा और उम्मा के साथ घूमूं फिरूं, अपनी दोस्तों की तरह अपनी ज़िंदगी एंजॉय करूं। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अबा हर माह कुवैत से एक अच्छी रकम भेजा करते थे, लेकिन अबा की कमी तो मेरी ज़िंदगी में थी ना। जब भी मेरी दोस्त ने बताती कि वो अपने अबा के साथ बाजार गई थीं या फिर उनके अबाओं ने कहीं घमाने फिराने ले गए थे, तो मेरा दिल उदास हो जाता। उस पल भी मैं बहुत उदासी से महसूस कर रही थी, और ख़ास कर रात के उस अपनी माँ को तैयार होता देखकर तो मैंने दिल में कसक जाग उठी थी। काश कि अबा यहाँ होते तो उम्मा की ज़िंदगी में ऐसी तन्हाई न होती। रात के अंधेरे में तैयार होने की बजाय वो दिन की रोशनी में तैयार होकर अबा के साथ घर से बाहर निकलती। कभी कभी तो मैं इम्मा की हिम्मत और सब्र पर हैरान रह जाती थी कि 10 साल गुजरने के बावजूद भी इम्मा ने अब तक अबा से कोई शकवा क्यों नहीं किया था। अबा का फ़ोन आता तो उम्मा बहुत सब्र और हिम्मत के साथ उनसे खैर खैरियत करते और फिर फ़ोन बंद हो जाता। इम्मा ने कभी कोई शकवा नहीं किया था और न ही अबा को वापस उन्हें के लिए इसरार किया था। ये मैं ही थी जो कभी कभार अबा से ज़िद लगाती कि अबा अब वापस लौट आएं, और फिर अबा मुझे समझा बुझाकर फ़ोन बंद कर देते और कहते कि मेरी नौकरी का तकाजा ऐसा है कि मैं फ़िलहाल वापस नहीं इस सकता। और मैं सोच में पड़ जाती कि ऐसी कौन सी नौकरी है जो 10 साल गुजरने के बावजूद भी अबा अब तक वापस नहीं आए। अब भी यही सोचते सोचते मुझे नींद लग गई थी। फिर जब मैं सुबह उठी और उम्मा के कमरे में गई तो उम्मा बहुत गहरी नींद सो रही थी। इम्मा के चेहरे पर रात वाले मेकअप के कोई आसार नहीं थे। मैं उम्मा के सरहाने बैठकर उनके बालों में हाथ फेरने लगी। मेरी उस हरकत पर उम्मा चौंक कर उठी और फिर मुझे देखकर मुस्कुराकर पूछने लगी, क्या बात है गुड़िया, आज सुबह सुबह यहाँ क्यों बैठी हो, स्कूल नहीं जाना?
चलो मैं नाश्ता बनाती हूँ, तुम तैयार हो जाओ। मैंने इम्मा से कहा कि अब इतनी प्यारी लग रही थी तैयार होने के बाद, फिर अपने मना क्यों धो लिया, ऐसे ही सो जाती। मेरी बात पर इम्मा हंसी और कहने लगी, अरे वो तैयारी तो बस यूं ही कुछ देर की थी, तुम भी कुन बातों में उलझ गई हो, चलो स्कूल के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इम्मा की बात पर मैं तेजी से अपने कमरे की तरफ दौड़ी क्योंकि वाकई ही देर हो रही थी। फिर उम्मा के हाथों का नाश्ता करके मैं बाहर खड़ी हो गई क्योंकि वीन होने वाली थी, लेकिन उसके होने से पहले ही बराबर वाली शमसा आंटी बड़ी तेज तेज कदम उठाती मेरे करीब अगी। उन्होंने अपना मुना दुपट्टे के पलों से छिपाया हुआ था, मेरे पास आकर आहस्तगी से कहने लगी, अरे नूरीन, ये तेरे घर को रात को कौन आया था? शमसा आंटी की बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी जानिब देखा और कहा, आंटी हमारे घर रात को कौन आएगा, हमारे घर कोई नहीं होता है। मैंने अपनी मासूमियत और भोले हैं उमिया ने सीधा सा जवाब दिया था, मगर वो अचानक ही चल पड़ी। कहने लगी, तो बड़ी तेज है, नहीं बताना चाहती तो साफ कह दे, यूँ बातें क्यों बना रही है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, रात कोई लड़का तेरे घर आया था, बता तेरा किसी से चुक्र चल रहा है क्या? आंटी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सिर्फ 13 साल की आने निजा के लगी थी, इस तरह की हरकतों के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, और वो सीधे मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। मैं गुस्से की ज़रा तेज़ थी, इसलिए मैंने गुस्से में ही कहा कि शमसा आंटी, लगता है आपका दिमाग ख़राब हो गया है, क्यों फजूल की बातें कर रही हैं? सुबह सुबह और कोई काम नहीं है। शमसा आंटी ने सर से पांव तक घोर कर है मुझे देखा और फिर वापस अपने घर के अंदर बड़बड़ाती हुई दाखिल हो गईं। यकीना वो मुझे बड़ा भला कह रही थी। इतने में मेरी वैन आ गई और मैं वैन में बैठ गई। सारा रास्ता में सोचती रही कि शमसा आंटी का तो दिमाग ही खराब है, हमेशा मोहल्ले वालों की टवों में लगी रहती हैं और अब मेरे पीछे पड़ गई हैं। उम्मा को भी शमसा आंटी एक ऊँख नहीं भाती थी। मैंने सोचा था कि उम्मा को उस बारे में ज़रूर आगाह करूँगी, ऐसा ना हो कल को वो मुझ पर कोई और इल्ज़ाम लगा दें। उसको मैं भी मेरे जहन में शमसा आंटी की बातें ही चलती रहीं। फिर मैं घर वापस पहुंची तो उम्मा कुछ गंगनाती हुई खाना पका रही थी। उम्मा के चेहरे पर बड़े खुशी थी। मैंने बुस्ता एक तरफ फेंका और उम्मा के गले लग गई। उम्मा कहने लगी, क्या बात है, सुबह बाहर किससे बात कर रही थी? मेरे दरवाजे पर आने से पहले ही तुम्हारी विन गई और तुम चली गई। मैं तुम्हें खुदा हाफिज भी नहीं कर सकी। दरअसल चौल्हे पर दूध था ना, इसीलिए मैं बाहर नहीं आ सकी। उम्मा के सवाल पर मुझे शमसा आंटी की बात याद आ गई। मैंने इम्मा से कहा कि आपको पता है, सुबह सुबह शमसा आंटी ने मुझे गुस्सा दिला दिया। मेरा दिल तो चाह रहा था कि इसी वक्त अब से शिकायत लगाऊं और अब उन्हें सीधा कर दें, मगर फिर स्कूल के लिए देर हो रही थी, इसीलिए मैं इस वक्त आपको बता नहीं सकी। मेरी बात सुनकर इम्मा चौंक कर पूछने लगी, खैरियत तो है सुबह सुबह शमसा को, तुमसे क्या काम पड़ गया था? मैंने उम्मा को कहा, आपको पता है वो मुझ पर कैसे इल्ज़ाम लगा रही थी? कह रही थी रात को कोई जवान लड़का मुझसे मिलने के लिए आया था। मुझे तो ये सुनकर ही बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने उनसे सख्ती से कहा कि कोई नहीं आया था, तो कहने लगी कि मैंने तो अपनी आंखों से देखा था, बड़ी अजीब सी औरत है। उम्मा, ये मुझे तो एक ऊँख नहीं पाती। अब की बार तो उम्मा बड़ी तरह उछल पड़ी, कहने लगी, शमसा ने सच में तुमसे ऐसी बात की है? मैंने कहा, हाँ उम्मा, मुझे तो डर लग रहा है कहीं सारे महल्ले के आगे ये सब कुछ न कहती। फिर उम्मा मेरे सामने बैठ गए। वो कुछ सोच में पड़ गई थी। फिर कहने लगी, बड़ी अजीब और ख़तरनाक सी औरत है, फजूल कस्म की बातें करती है, झूठ घड़ने में माहिर है। आइंदा अगर तुम्हें रोक कर कुछ बात करे तो उसकी बात न सुनना। मैं भी ऐसे दो टोक लफ्ज़ों में खबरदार कर दूंगी कि आइंदा मेरी बेटी से ऐसी कोई बात न कहे। इमा की इतबारी और तरफदारी पर मेरे दिल को ढारिस बनी थी। फिर मैंने खाना खाया और इराम के लिए कमरे में चली गई। उसके बाद सारे घर में सन्नाटा छा गया। शाम के वक्त में जब ट्यूशन पढ़कर वापस लौटी तो उम्मा किसी सोच में गम थी। मैंने उम्मा से कहा, क्या बात है? उम्मा कन सोचू में गम है, उज भी अबा का फ़ोन नहीं? या क्या? उम्मा ने घर में सर हिलाया और कहा, नहीं उज भी तेरे अबा का फ़ोन नहीं। या मुझे लगा शायद होगा इमा इसी बात पर परेशान है। मैं इमा के पास बैठ गई। इमा क्यों फिक्र करती हैं, आ जाएगा, हो सकता है अबा मसरूफ़ होंगे। पहले भी तो एक बार ऐसा हुआ था, हो सकता है जब 2-3 दिन अबा ने अपना फ़ोन ख़राब होने की वजह से हमें कॉल नहीं की थी। आमा हाँ, मैं सिर हिलाने लगी। फिर उस रात में उम्मा के कमरे में गई ताकि उन्हें शब बखेर कह सकूं और सुबह जल्दी उठाने का भी बोल दूं, तो मैं हैरान रह गई
क्योंकि उम्मा तैयार नहीं हो रही थी, बल्कि खामोशी से बस्तर पर बैठी थी। उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। मैंने उम्मा से कहा, क्या हो गया है? कुछ तो अब तैयार भी नहीं हो रही हैं। मेरी बात सुनकर वो उदासी से मुस्कुराई, कहने लगी, मैं तैयार भी होती हूँ तो तुम्हें परेशानी होती है। उच्च तैयार नहीं हो रही हूँ तो भी तुम्हें परेशानी हो रही है। मैंने उम्मा से कहा, हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अबा का फ़ोन न उन्हें की वजह से अब परेशान है। मेरी बात पर उम्मा नज़रें चरा गई। मैंने कहा, देखिएगा कल सुबह अबा का फ़ोन आ जाएगा। उम्मा धीरे से मुस्कुरा दी। फिर मैंने उन्हें शब बखेर कहा, उनके माथे पर प्यार किया और सुबह जल्दी का अलार्म लगाने का कहते अपने कमरे में लौट आई और सोचने लगी कि मेरी उम्मा कितनी सीधी और साफ दिल की है। परेशान भी होती है तो चेहरे पर नजर आ जाता है और खुश होती है तो भी दिखाई देता है। मुझे अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत नाजों से पाला था। आमा के बारे में सोचते सोचते ही मैं सो गई। अगले सुबह अबा का फ़ोन आ गया। स्कूल जाने से पहले ही मेरी अबा से बात हुई तो खुशी से मेरी बाँचें खुल गईं। उन्होंने गैर खैरियत करके बताया था कि कुछ काम की मसरूफियात की वजह से वो फ़ोन नहीं कर सके थे। उम्मा के चेहरे पर भी सुकून आ गया था। फिर उस दिन मुझे शमसा आंटी तो ना मिली है, अलबत्ता छुट्टी के वक्त मुराद अंकल नजर आए। वो भी हमारी गली के आखिरी घर में ही रहते थे और अबा के पुराने वक्तों के साथी भी थे। उन्होंने मुझे रोक लिया और कहने लगे, ये तो बताओ, ये रोज रात को तुम्हारे घर कौन सा लड़का आता है? कोई रिश्तेदार वगैरह है क्या? मैं अब की बार पूरी तरह ही चौंक गई और हैरत से कहा, मुराद अंकल, हमारे घर तो कोई नहीं होता। वो कहने लगे, बेटी मैंने तो खुद देखा है, बल्कि पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि रात को 12 बजे के दरमियान कोई 17-18 साल लड़का तुम्हारे घर में दाखिल होता है और बाकायदा वो दरवाज़ा बजाकर अंदर दाखिल होता है, तो यकीना तुम्हारा कोई जानने वाला होगा। लेकिन चूंकि इतने सालों में मैंने कभी इस तरह तुम्हारे किसी रिश्तेदार को उत्ते नहीं देखा, तो बस इसीलिए पूछ लिया। अब तो मैं पूरी तरह ही हैरान रह गई। शमसा आंटी की बात अलग थी। उन्हें मोहल्ले की टोव लेने की आदत थी। हर किसी के बारे में वो अल्टी सीधी अफवाहें फैलाने में माहिर थीं। लेकिन मुराद अंकल तो एक नेक और अच्छे इंसान थे, अबा के दोस्त थे और अबा के कुवैत जाने के बाद से अक्सर वो हमारे बहुत सारे काम भी कर दिया करते थे, बल्कि अबा के पैसे भी वही उम्मा को निकलवा कर ला कर दिया करते थे। वो भला झूठ क्यों कह सकते थे? और फिर एक ही बात जो शमसा आंटी ने की थी वही तो मुराद अंकल भी कह रहे थे। अब तो मैं बिल्कुल ही सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने मुराद अंकल से कहा, अंकल मुझे तो कुछ भी इल्म नहीं है। वो मुस्कुराए और कहने लगे, चलो बेटी, कोई बात नहीं हो सकता है, तुम्हारी उम्मा का कोई रिश्तेदार वगैरह होगा, परेशान ना हो, अबा का फ़ोन आए तो मेरा सलाम कहना। वो मुस्कुराकर आगे मस्जिद की तरफ चले गए थे और मैं जो वीन से गली के कोने पर उतरी थी, धीरे धीरे चलते हुए अपने घर पहुंच गई थी। मेरे चेहरे के तासरात देखकर इम्मा ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा, सब खैर तो है? क्या बात है, परेशान लग रही हो? मैंने इम्मा से कहा, पता नहीं है इम्मा, जो बात शमसा आंटी कह रही थी कुछ वही मुराद अंकल भी कह रहे हैं कि तुम्हारे घर कोई लड़का आता है। मुझे तो इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं, ना आपने कभी बताया। क्या आपको मालूम है कि हमारे घर रोज रात को कौन होता है? मैं उम्मा को सवालिया नज़रों से देखने लगी। इम्मा अछल पड़ी, कहने लगी, पागल तो नहीं हो गई हो? भला हमारे घर कौन आएगा? मेरा कोई रिश्तेदार आता नहीं है, तुम्हारे वालिद का भी कोई रिश्तेदार नहीं है। मोहल्ले वालों ने लगता है शमसा की बात पर यकीन कर लिया है, उसी लिए तुमसे अल्टी सीधी तरीकों से सवाल जवाब कर रहे हैं ताकि कोई ना कोई बात पता चल जाए। लेकिन बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान ना हो और इस बारे में अपने अबा से हरगिज़ भी जिक्र न करना, वरना वो परदीस में बैठकर परेशान हो जाएंगे। वैसे ही उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र सताती है। इम्मा की बात पर मैंने सर हाँ में हिला दिया, लेकिन मेरा दिल मतमयन न हुआ। मुराद अंकल जैसे नेक शख्स भला ऐसे ही शमसा आंटी की बातों पर एतबार करके मुझसे सवाल जवाब कैसे कर सकते थे? और फिर मोहल्ले में तो हर एक को शमसा आंटी की फितरत के बारे में मालूम था और मुराद अंकल का कहना था कि उन्होंने खुद रोज़ाना रात में किसी को देखा है। मेरे दिमाग में अजीब सी खचड़ी पक गई थी। खैर, मैंने उम्मा के आगे तो कुछ न कहा, लेकिन खामोशी से अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने के नाम पर बस इसी बारे में सोचती रही। फिर उस रात भी जब मैं उम्मा को शब बखैर कहने गई तो उम्मा खूब तैयार हो रही थी, बल्कि उम्मा ने नया जोड़ा भी पहना हुआ था। मैंने सर से पांव तक उम्मा को देखा, लगता ही नहीं था कि उन्हें किसी बात का कोई दुख है, वरना अबा जो 10 साल से वापस नहीं लौटे थे
उनकी गैर मौजूदगी में अम्मा इतना तैयार भला क्यों कर हो सकती थी। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि इम्मा की भी तो जिंदगी है, इम्मा को भी खुश होने का हक है। इम्मा को शब बखैर कहकर मैं अपने कमरे में लौट आई, लेकिन मुझे नींद न लगी और फिर 12 बजे के टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे घर का दरवाज़ा खुला हो। एकदम ही मेरे कान खड़े हो गए। पहले ही मुझे शमसा आंटी और मुराद अंकल के मिना से बहुत कुछ सुनने को मिल चुका था, इसीलिए मैं बुरी तरह खटक गई। फिर मैंने अहस्तगी से अपने कमरे का दरवाज़ा खोल कर देखा तो कोई उम्मा के कमरे में जा रहा था। मेरी तो जान ही निकल गई। रात के उस पहर हमारे घर कौन आया था? क्या ये वही 17-18 साल का लड़का था जिसके बारे में मोहल्ले वाले बात कर रहे थे? मैं दब्बे पांव अपने कमरे से निकली और उम्मा के कमरे में पहुंची तो मेरे ओसान खुता हो गए, क्योंकि वो लड़का तो मेरी उम्मा के साथ उनके बिस्तर पर मौजूद था। मुझे लगा कि मेरे सर पर इस्मान गर पड़ा हो। ये जो भी था उसे मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं घबराकर एकदम ही उम्मा के कमरे में दाखिल हो गई। इम्मा जो पूरी तरह तैयार थी, सजी धजी बैठी थी। मुझे देखकर उनके होश उड़ गए। एकदम ही वो परेशानी से खड़ी हुई और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तक सोई क्यों नहीं हो? मैंने उम्मा से हिकलाते हुए पूछा। ये कौन है उम्मा? क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में मुराद अंकल ने बात की थी? इम्मा एकदम ही परेशान हो गई। मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, वादा करो इस बारे में अपने अबा को कुछ नहीं बताओगी। मैं पीछे हटी और कहा, इम्मा पहले मुझे सब कुछ सच सच बताएं, कौन है ये और यहाँ क्या कर रहा है? ये वही है ना जिसके बारे में शमसा आंटी ने बात की थी, मगर उस वक्त तो अपने मुझसे कहा था कि वो झूठ कहती हैं और मुझे भी यही लगा था कि वो झूठ कह रही हैं। लेकिन ये तो वाकई में कोई इंसान है जो यहाँ मौजूद है और वो भी अबा की गैर मौजूदगी में बताएं। ये कौन है? उम्मा ने मेरा हाथ थाम लिया, कहने लगी, मेरी प्यारी गुड़िया, में तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन वादा करो कि तुम अपने बाप को कुछ नहीं बताओगी, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उम्मा एकदम ही उनसे बहाने लगी थी। मैंने कहा, ठीक है उम्मा, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अब मुझे तो सब कुछ बताए ना, मैं कैसे अब पर एतबार करूं? और फिर उम्मा ने जैसी हकीकत बाई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी माँ रात के अंधेरे में जिस लड़के से मिलती थी, अगर इस बारे में मेरे उबा को पता चल जाता तो शायद वो उन्हें पहली फुर्सत में तलाक दे देते, और उसी वजह से इम्मा ने ये बात उबा से छुपाई थी और मुझसे भी छुपाई थी कि कहीं मैं उबा को न बता दूं। लेकिन कोई भी सच ज्यादा दिनों तक छप नहीं सकता, और ये सच्चाई मुझे खुद मेरी माँ के मुना से सुनने को मिली। वो रोते हुए कहने लगी कि तुम्हारे उबा से शादी करने से पहले मेरी एक शादी हुई थी, मेरे चचा जाद भाई से, उसका नाम कामरान था। हम दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। इस शादी से ही मेरा एक बेटा भी था जिसका नाम है अरसलान था। अरसलान के गोद में होने के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह मुकम्मल हो गई थी और हम अपने घर में एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उसके कुछ सालों बाद अचानक ही कामरान एक हादसे में इस दुनिया से चले गए। कामरान के जाने के बाद मजबूरा में अपने मैके वापस लौटी तो अरसलान मेरी गोद में था। मेरी भाभी ने कुछ दिन तो मुझे बर्दाश्त किया, उसके बाद वो जोर देने लगी कि मेरी दूसरी शादी कर दी जाए। मेरे लिए रिश्ते तो बहुत है, लेकिन कोई भी अरसलान के साथ मुझे कबूल करने को तैयार नहीं था। और फिर तुम्हारे अबा का रिश्ता मेरे लिए आया। तुम्हारे अबा की पहली बीवी डिलीवरी के दौरान इस दुनिया से चली गई थी और उन्हें दूसरी शादी करनी थी क्योंकि उनकी पहली बेबी की बेटी हयात थी। लेकिन तुम्हारे अबा ने भी यही शर्त रखी कि मुझे अपने बेटे के बगैर शादी करके उस घर में आना होगा। मेरी भाभी मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी, उसीलिए उन्होंने उस वक्त मेरे बेटे को अपनाने की बात की और अरसलान को खुद रखकर जबरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे अबा से करवा दी। मैं तो कामरान के जाने के गम को ही नहीं भला पाई थी। मेरी गोद भी अजड़ गई। अरसलान को मुझसे ले लिया गया और यूं मैं रुखसत होकर तुम्हारे अबा के घर आ गई, जहां मेरी गोद में तुम्हारे अबा की पहली बेटी यानी तुम्हें डाल दिया गया। तुम इस वक्त बहुत छोटी नन्ही सी थी, तुम्हें एक माँ की जरूरत थी। मेरी गोद भी अजड़ी हुई थी, इसीलिए मैंने माँ बनकर तुम्हें अपने सीने से लगा लिया, तुम्हें पाला पूसा, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को गुजारने लगी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि तुम्हारे अबा से मेरी कोई औलाद भी न हो सकी। मैंने अरसलान के गम को अपने सीने में छिपाकर तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी शुरू की, क्योंकि तुम्हारे अबा ने शादी के वक्त ये शर्त रखी थी कि अगर मैंने कभी दोबारा अरसलान से मिलने की कोशिश की या उसे अपनाने की बात की तो वो मुझे तलाक दे देंगे। उसी डर से मैं कभी अपने बेटे से मिलने के लिए भी नहीं गई और बस
ऐसे ही जिंदगी की गाड़ी चलती रही। तुम्हारे अबा को तुम्हारी सगी माँ से बहुत मोहब्बत थी। वो मेरे साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को गुजार ही नहीं पा रहे थे, उसी लिए वो प्रदेश चले गए और उन्होंने प्रदेश में अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। उनके वापस न लौटने की एक वजह यह भी है कि उन्हें यहाँ वापस उते ही तुम्हारी माँ की याद सताती है। वो तुमसे भी इसीलिए कुछ दूर रहते हैं क्योंकि तुम्हारे चेहरे में इन्हें अपनी पहली बीवी का चेहरा नजर आता है। मैंने अपने तौर पर एक माँ की तरह तुम्हारी परवरिश की और तुम्हें कभी सगी माँ की कमी का एहसास न होने दिया। मैंने तो कभी तुम्हें यह भी न जताया कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन अपनी औलाद के न मिलने का गम मुझे बहुत ज़्यादा था। और फिर एक दिन अचानक 16 साल का अरसलान मेरे दरवाजे पर आ गया। मैं उसे देखते ही पहचान गई। वो हो बहो कामरान है जैसा था, लेकिन तुम्हारे अबा की वजह से मैं खौफजदा थी। और फिर अरसलान ने खुद ही ये तय किया कि वो हर रात चोरी चुपके कुछ देर मुझसे मिलने के लिए अजाया करेगा। मैं अरसलान को रोकना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर की ममता ने मुझे मजबूर किया और मैं सारे वादों और शराइत को भुलाकर उससे मिलने लगी। मैंने कभी तुम्हें ये बात इसलिए न बताई क्योंकि शायद ये बात तुम्हारे लिए बहुत बड़े दुख वजह बनती, क्योंकि तुम मुझे ही अपनी सगी माँ समझती रही थी। और फिर मुझे ये भी डर था कि अगर अरसलान के बारे में तुम्हारे अबा को पता चला तो वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ देंगे। अरसलान कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा है और मुझसे छिप छिप कर मिलने आता है। महल्ले वालों को इस बारे में खबर हो गई है, बस इसीलिए वो लोग इस बात को गलत समझ रहे हैं और बातें बना रहे हैं। ये कहकर उम्मा मेरे कदमों में बैठकर रोने लगे और इल्तजा करने लगी कि अपने अबा को इस बारे में कुछ न बताना। मैंने उम्मा के जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और रोते हुए कहने लगी कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अब मेरी सगी माँ नहीं है। अपने सगी माँ से बढ़कर मुझे मोहब्बत दी है। अब का हक था कि अब अरसलान भाई को अपने साथ रखती। अबा को इस बात को समझना चाहिए था। मैं अबा को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन कब तक अब अपने ही बेटे से छिप छिप कर मिलेंगी। बेहतर ये होगा कि दुनिया वालों के सामने अब इस बात को कबूल कर लें कि अरसलान भाई अब के बेटे हैं और अबा से भी इस बारे में बात करने की कोशिश करें। अब तो अब की और अबा की शादी को कई साल गुजर चुके हैं। उन्हें अब तो अब पर यकीन होना चाहिए। मैंने अपनी माँ को भरोसा दिलाया था कि मैं उनके साथ हूँ, वो अबा से इस बारे में बात करें। मेरे बहुत कहने पर इमा ने मेरे सामने ही अबा से बात की थी। मैंने भी अबा से इसरार किया था कि वो उम्मा के बेटे को इस घर में रहने की जगह दे दें। और फिर अबा जो परदीस में बैठे थे वो मेरे और उम्मा के कहने पर राजी हो गए। कई सालों बाद उन्होंने सूतीले बेटे को कबूल करने के लिए हामी भर ली। उम्मा की तो खुशी से बाँछें खुल गई थी। उम्मा ने मुझे सीने से लगा लिया था और वादा किया था कि वो कभी मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं होने देंगी। आज अरसलान भाई हमारे साथ रहते हैं। अब मोहल्ले वालों को भी इस बात का इल्म हो गया है, उसलिए सबके अंदर का तजस्सुस खत्म हो गया है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मर्द कितना खुदगर्ज हो जाता है, अपनी औलाद को माँ की कमी महसूस हो जाती है। ना हो उसीलिए मेरे अबा ने मेरी उम्मा से उनकी सगी औलाद को दौर कर दिया था। क्या इस माशरे में हमेशा एक औरत के साथ ही ज्यादती होती रहेगी? इस बात का जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए।